हेलो एवरीवन। तो दो कंपनीज पे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। पीएन गडगिल, इनका रिजल्ट, इनका कॉन कॉल, आगे का कैसा डील आउटलुक लग रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। साथ में कैप्री ग्लोबल के रिजल्ट्स। कॉन कॉल इनका मैंने डिटेल में नहीं सुना है, लेकिन जो मेन पॉइंटर्स हैं वो मेरे पास में है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर मुझे लगा कि डिटेल कॉन कॉल में कुछ और चीजें हैं जो डिस्कस करनी चाहिए, कवर करनी चाहिए, तो उसको किसी दूसरे वीडियो में आगे कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीएन गडगिल के साथ में। Q1 परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है कंपनी की। रेवेन्यू ग्रोथ आप देखो 41% है वाई लेवल पे। ग्रॉस प्रॉफिट 41% पे ग्रो किया है। इबिट्टा में 57% की ग्रोथ है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा मिला है। इबिट्टा मार्जिन्स कंपनी के इंप्रूव हुए होंगे। पैट ग्रोथ भी 52% के आसपास है। तो रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ आई है इबिट्टा में, और पैट में भी अच्छी ग्रोथ है रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में। फिर तीन जो इनके मेन सेगमेंट्स हैं, रिटेल सेगमेंट, इसमें काफी अच्छी ग्रोथ है 56% वाई। लगभग 75 से 80% रेवेन्यू कंपनी का इसी से आता है, जो कंपनी के खुद के स्टोर्स हैं, तो काफी अच्छी ग्रोथ है उसमें। फिर फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस, ये 8% से ग्रो किया है, और ई कॉमर्स में 20% की ग्रोथ है। अब ये जो दोनों सेगमेंट्स हैं ना, फ्रेंचाइजी और ई कॉमर्स, ये अगर आप 2-3 क्वार्टर्स पहले तक देखोगे तो ये भी 50%, कभी कभी 70-80% पे भी ग्रो करते थे। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से इसमें ग्रोथ काफी स्लो दिख रही है, स्पेशली ये जो फ्रेंचाइजी वाला सेगमेंट है इसका। मतलब ये मिड टीन, हाई टीन, और अभी इस क्वार्टर में तो सिंगल डिजिट में ग्रो किया है। फिर अदर सेगमेंट, इसमें मतलब ये जो बुलियन वाला सेगमेंट है, इसको कंपनी डी ग्रो करती जा रही है। 9% का डी ग्रोथ है इस क्वार्टर में भी। पीएनएल देखें इनका, तो इबिट्टा मार्जिन आप देखो, वाई इंप्रूवमेंट है 80 बेसिस पॉइंट का। 7.2 से 8% का इबिट्टा मार्जिन है। शायद इनका हाईएस्ट एवर इबिट्टा मार्जिन आया इस क्वार्टर के अंदर। प्लस आप क्यू ऑन क्यू भी देखोगे तो इबिट्टा मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। 4.7 या 4% का इबिट्टा मार्जिन Q4 में था, और Q1 में 8% का इबिट्टा मार्जिन आया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन आपका डबल हो गया है। जबकि रेवेन्यू आप देखो डी ग्रो हुआ है, 32% का डी ग्रोथ है रेवेन्यू में। फिर भी इबिट्टा की ग्रोथ है 16% क्यू ऑन क्यू, और मार्जिन आपके क्यू ऑन क्यू डबल हो गए। प्लस पैट में भी अच्छी ग्रोथ है 16-17% की क्यू ऑन क्यू लेवल पे। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं पीएन गडगिल के। अच्छे नंबर्स है, बहुत अच्छे नंबर्स है। टॉप लाइन की ग्रोथ भी है, मार्जिन इंप्रूवमेंट भी है, और प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी आई है कंपनी की। अब इनके मतलब सेगमेंट वाइज अगर आप ग्रोथ देखोगे, जो कॉन कॉल में बताया मैनेजमेंट ने, कि जो डायमंड वाला सेगमेंट है उसमें वॉल्यूम प्लस वैल्यू दोनों की ग्रोथ अच्छी है। शायद 26-27% वॉल्यूम ग्रोथ है, और सेम उसके आसपास ही वैल्यू की ग्रोथ भी है 28-29% के आसपास। गोल्ड में, क्योंकि ऑब्वियसली आपके गोल्ड प्राइसेस अभी भी वाई लेवल पे बहुत हाई लेवल पे हैं, शायद 50-60% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो जो गोल्ड वाले सेगमेंट में ग्रोथ आई है इनकी, वो पूरी वैल्यू से आई है 54% के आसपास। गोल्ड के वॉल्यूम्स फ्लैट रहे हैं, जो कि नॉर्मल है। जब भी गोल्ड प्राइस हाई होता है, हर एक रिटेलर का ऐसा ही होता है। बट कस्टमर फुटफॉल काफी स्ट्रांग रहा है इनका। अगर आप इनका ये ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देखोगे तो उसमें 26-27% की ग्रोथ है वाई लेवल पे। फिर इनका स्टोर एक्सपेंशन का अगर हम प्लान देखें, तो जो इन्होंने गाइडेंस दिया था कि 25 स्टोर्स हम ओपन करेंगे FY27 के अंदर, वो गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। हालांकि इस क्वार्टर में एक भी स्टोर ओपनिंग नहीं करी है कंपनी ने। 78 स्टोर्स थे FY26 के एंड में, अभी भी 78 स्टोर्स ही हैं। तो जो बाकी के जो 25 स्टोर्स है, वो कंपनी Q2, Q3, Q4 में जाके ओपन करेगी। देन आता है आपका प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स में अगर आप इनका Q4 का रिजल्ट देखोगे, कॉन कॉल सुनोगे, तो आपको दिखेगा कि रेवेन्यू ग्रोथ तो बहुत अच्छी थी Q4 में, 120 या 130% की रेवेन्यू ग्रोथ थी। बट इबिट्टा मार्जिन कंपनी का 6% से सीधे 4% हो गया था। 4 या 4.5% के आसपास का इबिट्टा मार्जिन था। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो गया था। जो गोल्ड कॉइन्स एंड बार वगैरह होता है, हमने वैसे ये बिजनेस अपडेट में भी डिस्कस किया था, बट आप सिंपल समझो तो इनके टोटल रेवेन्यू में जो वो कॉइन और बार का जो रेवेन्यू शेयर है ना, वो 40% से ज्यादा हो गया था Q4 के अंदर। नॉर्मली वो 20s में होता है, 24-25% के आसपास। इनके साथ भी हुआ था, टाइटन के साथ भी हुआ था। टाइटन का भी आप Q4 का मार्जिन देखोगे तो गिर गया था, शायद 6-7 या 8% के आसपास था। तो दोनों का रीजन यही था कि कॉइन और बार का जो रेवेन्यू शेयर है वो एकदम जंप कर गया, 40% प्लस हो गया। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो वो Q4 का माहौल था, अगर आप देखोगे उस टाइम पे, तो गोल्ड प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। गोल्ड सिल्वर की तो हर कोई बात भी करता था ना कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो एक नॉर्मल माहौल, सेंटीमेंट इस तरीके का था कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पज से ज्यादा परचेजिंग करी थी ज्वेलरी कंपनीज के अंदर। तो गोल्ड कॉइन हो गया, बार वगैरह हो गया, उसकी सेल्स थोड़ी सी बढ़ गई थी एकदम से। और मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में ये बोला था कि ये एक मतलब वन ऑफ बोल लो, या ये सिर्फ इस क्वार्टर का इंपैक्ट है। आगे चल के जो इसका जो नॉर्मल शेयर रहता है हमारे रेवेन्यू में, वही होगा, यानी 20s में आ जाएगा। तो वो इंप्रूवमेंट हुआ है इस क्वार्टर में। 22 या 23% ही रेवेन्यू आया इनका ये कॉइन और बार से। तो एक तो जो इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव हुए क्यू ऑन क्यू 4% से 8%, उसमें एक बड़ा रोल उसका है। लेकिन दूसरा जो एक और मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कंपनी का, वो है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस अगर आप इनके Q4 में देखोगे तो 160-170 करोड़ के अराउंड थे। इस क्वार्टर में अदर एक्सपेंसेस कंपनी के 80 या 90 करोड़ समथिंग, मतलब लगभग
आधा हो गया है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो इतने ज्यादा क्योंकि अदर एक्सपेंसेस कम हो गए, प्लस प्रोडक्ट मिक्स मेरा चेंज हो गया, और साथ में स्टड रेशियो भी तो इंप्रूव हुआ है, 11% के आसपास का स्टड रेशियो है। तो ये दोनों तीनों फैक्टर्स की वजह से कंपनी के EBITDA मार्जिन 8% के आसपास आ गया है। बट ये जो EBITDA मार्जिन है 8% का, ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो अदर इनकम गिरा है ना लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, आधा हुआ है, ये मतलब एक वन ऑफ ही आप इसको बोल सकते हो। एक तो देखो अदर इनकम इसलिए इतना कम है Q1 में, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया स्टोर ओपनिंग इन्होंने नहीं करी, एक भी स्टोर ओपन नहीं करा पूरे क्वार्टर के अंदर। वैसे ये मतलब सिर्फ पीएन गडगिल के साथ नहीं है, आप और भी कंपनीज को देखोगे, इवन एनबीएफसी बैंक्स को भी देखोगे, तो उन्होंने भी ब्रांच एक्सपेंशन Q1 में ज्यादा नहीं किया है, सबने थोड़ा एक्सपेंशन को अपना रोका है या हल्का रखा है Q1 के अंदर। कल्याण का भी स्टोर एक्सपेंशन को इतना फास्ट नहीं हुआ है Q1 में, जो उनका गाइडेंस है। सबका फोकस वही है कि Q2 Q3 Q4 में ज्यादा हम एक्सपेंशन करेंगे। तो वो पीएन गाडगिल का भी कोई ऐसा मतलब कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, वही इन्होंने भी रखा था। और प्लस एक और चीज क्या थी कि जो माहौल था Q1 के अंदर, जैसे कस्टम ड्यूटी बढ़ गई थी 6% से 15%, पीएम ने वो अनाउंसमेंट कर दिया था। तो उन सारी चीजों को लेकर के इन्होंने ऐसा अज्यूम किया था कि शायद डिमांड इंपैक्ट हो सकती है, और हमको शायद मार्जिन पे थोड़ा सा मतलब वो डिस्काउंट वगैरह थोड़ा सा ज्यादा देना पड़े कस्टमर को लाने के लिए। तो कॉस्ट कटिंग पे ऊपर इन्होंने फोकस किया था। जो स्टोर ओपनिंग आपने करी नहीं तो आपको हायरिंग नहीं करनी पड़ी, स्टाफ की जो ट्रेनिंग होती है वो नहीं हुआ, मैनेजमेंट का जो ट्रैवल का खर्चा होता है वो बच गया। इसके अलावा भी इन्होंने मार्केटिंग कॉस्ट में बहुत वहां पे रिडक्शन किया, जैसे लगभग 250 से 300 के आसपास जो होर्डिंग्स होते हैं वो कंपनी ने हटा दिए अपने। तो ये सारे कॉस्ट कंट्रोल करके इनका अदर एक्सपेंसेस एकदम से 80-90 करोड़ हो गया। ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि Q2 Q3 Q4 मतलब जो इन्होंने बोला है कि स्टोर एक्सपेंशन मतलब हमारा वही रहेगा 25 स्टोर्स। तो जैसे अगले 3 क्वार्टर्स में स्टोर एक्सपेंशन आएगा, ये अदर एक्सपेंसेस आपके वापस से बढ़ेंगे। और ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ऐसा बिजनेस नहीं चाहिए कि आप अपना स्टोर एक्सपेंशन रोक दो, क्योंकि वो तो नेगेटिव साइन है। उसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ग्राउंड पे देख रहा है कि डिमांड अच्छी नहीं आ रही, कस्टमर फुटफॉल जो है वो काफी वीक हो रहा है, तो वो तो बिजनेस के लिए नेगेटिव है। एक्सपेंशन हो, खर्चा बढ़े तो ठीक है, हाँ कंट्रोल में बढ़ना चाहिए। तो वही कंपनी कह रही है अगले 3 क्वार्टर्स में स्टोर एक्सपेंशन होगा तो हमारा अदर एक्सपेंसेस बढ़ेगा। बट स्टिल पूरे FY27 में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो उनका टोटल अदर एक्सपेंस है ना, वो 100 करोड़ कम होगा। इस साल 100 करोड़ का अदर एक्सपेंस कम होगा कंपनी का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। वो क्यों होगा? क्योंकि देखो लास्ट ईयर इनको थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करना पड़ा था, क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर फर्स्ट टाइम ये एंट्री ले रहे थे, जैसे यूपी में लिया, एमपी में लिया। तो जब भी मैं इतने सालों से ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र में ही थे, महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा लोगों ने मतलब ये बोलते तो थे कॉन कॉल में कि हमारा ब्रांड काफी पॉपुलर है आउटसाइड महाराष्ट्र भी, बट स्टिल कितने ही लोगों ने सुना होगा। तो आपको मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, कैंपेनिंग पे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, डिस्काउंट वगैरह स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। तो ये सारा कॉस्ट कंपनी का लास्ट ईयर था, क्योंकि पहली बार आप एक्सपैंड कर रहे थे यूपी और इन सारे स्टेट्स के अंदर। अब वो हो चुका। दूसरा एक और चीज क्या हुआ था कि 2-3 इनके इवेंट्स भी थे, जैसे वो ग्रेटिट्यूड डे हुआ था, जब इनका 10,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो इन्होंने क्रॉस किया था, उस पर इन्होंने डिस्काउंट दिया था। फिर एक इनका वो था फाउंडर डे, वो भी इन्होंने सेलिब्रेट किया, उस पर भी इन्होंने डिस्काउंटिंग दी थी। और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी था कंपनी का। तो ये सारे एक्सपेंसेस कंपनी कह रही है इस साल नहीं होगा, तो वहां से हमारा 100 करोड़ का जो ये अदर एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। और उसी से इन्होंने EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दिया है कि हमारा EBITDA मार्जिन FY27 में 7% के आसपास होगा। लास्ट ईयर था 6%, इस साल होगा 7%, यानी लगभग 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो इससे आराम से कंपनी अचीव कर सकती है। प्लस प्रोडक्ट मिक्स भी तो थोड़ा चेंज होगा ना, स्टड रेशियो आपका थोड़ा बहुत और इंप्रूव होगा। तो ये सारे फैक्टर्स है जहां से FY27 में कंपनी का मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। फिर नेक्स्ट आता है कि मतलब आगे 2-3 साल का क्या इनका विजन है, वो भी इन्होंने शेयर किया कॉन कॉल में। तो इनका कहना है कि जैसे इस साल तो हम 25 स्टोर्स ओपन करने को देख रहे हैं, तो अगर आप इनका एक्सपेंशन रेट देखो, अभी है 78 स्टोर्स, आप 25 ओपन करोगे हो जाएंगे 103, यानी कि लगभग आपका 32-33% का एक्सपेंशन रेट हुआ। नेक्स्ट ईयर कंपनी बोल रही है FY28 में कि 37 स्टोर्स हम और ओपन करेंगे, तो 103 से 37 140, और लगभग 36-37% का एक्सपेंशन रेट हो गया। फिर FY29 में मैनेजमेंट बोल रहा है कि वापस से हम 37 स्टोर्स ओपन करेंगे, यानी 140 से 177 स्टोर्स हो जाएंगे। तो अगर आप 3 साल का एक्सपेंशन कैगर पकड़ोगे ना, तो वो 30% के आसपास होता है। यानी 30% से मैं अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को एक्सपैंड करने का टारगेट रख रहा हूं नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। तो अगर मेरा एक्सपेंशन रेट है 30%, तो मेरा ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो बहुत आराम से 25% के आसपास ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसमें कुछ स्टोर्स जो है वो पीएनजी लाइफस्टाइल के भी होंगे। मतलब पीएनजी लाइफस्टाइल के उन्होंने बोला है कि 64-65 स्टोर्स हो जाएंगे हमारे FY29 तक, और उसका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो मतलब ओवरऑल रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 25% से कंपनी बहुत आराम से ग्रो कर सकती है, अगर ये एक्सपेंशन ऑन ट्रैक रहता है। तो ये इन्होंने नेक्स्ट 3 ईयर का विजन दिया है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है,
अभी तक इनके ज्यादा जो आप स्टोर्स देखोगे ना वो कोको मॉडल के ऊपर है, मतलब जो कंपनी खुद मैनेज करती है, खुद ऑपरेट करती है। अब इनका जो अगले 3 साल का जो ये एक्सपेंशन का टारगेट है वो है फोको मॉडल के ऊपर, कि जो फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स है वो हम ज्यादा ओपन करेंगे। जैसे इस साल भी जो 25 स्टोर्स ही ओपन कर रहे हैं उसमें सिर्फ 5 to 7 स्टोर्स ही कोको होगा, बाकी का जो ये 20 के आसपास स्टोर्स है वो फोको मॉडल के अंदर होगा। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका बैलेंस शीट आप देखोगे ना उसमें डेट डबल हो गया है। FY26 में जो डेट था और FY25 में जो डेट था और FY26 में जो डेट है ऑलमोस्ट YOY डबल हो गया, 1500-1600 करोड़ का डेट है। तो कंपनी मतलब अगर कोको स्टोर और ओपन करती जाएगी तो ये डेट और बढ़ता जाएगा, फिर आगे चल के आपको फिर वही इक्विटी रेस करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली आपके आरओई के लिए नेगेटिव है। तो कंपनी क्या कर रही है, अब एसेट लाइट मॉडल की तरफ जा रही है, जैसे कल्याण ने किया था। तो कंपनी फ्रेंचाइजीज के ज्यादा स्टोर्स ओपन करेगी और इनका कहना है नेक्स्ट 3 इयर्स में ये जो हमारा 1500-1600 करोड़ का डेट है ना, इसको हम 500 to 600 करोड़ कर देंगे, यानी ओवरऑल 1000 करोड़ का डेट रिडक्शन हम करेंगे। डीलेवरेजिंग फेज के अंदर जाएगी कंपनी नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर। तो जब आप बैलेंस शीट से डेट कम करोगे और क्योंकि एक्सपेंशन आपका एसेट लाइट मॉडल की तरफ हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका कैश फ्लो भी इंप्रूव होगा। कैश फ्लो तो अभी इनका शायद नेगेटिव ही है, बट उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा क्योंकि सारा कैश आपका अभी फंसा हुआ है वर्किंग कैपिटल के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर, खुद के स्टोर्स आप जो ओपन कर रहे हो। तो ये एक और अच्छी चीज है कि क्यों कंपनी फोको मॉडल की तरफ जा रहा है। बट इसमें एक जो इनको जो काम करना जरूरी है इस चीज के ऊपर, कि इनका जो फोको मॉडल आप देखोगे ना वो बहुत वीक है। मतलब जब हम कल्याण की बात करते हैं तो उसने तो अपना लास्ट 4-5 इयर्स के अंदर पूरा जो पैन इंडिया स्टोरी है वो क्रिएट ही उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर किया है, क्योंकि वो पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं। मतलब एक तरीके से उनके जो फ्रेंचाइजी पार्टनर होते हैं वो सिर्फ इन्वेस्टिंग का काम करते हैं, पैसा उन्होंने लगा दिया, बाकी स्टोर मैनेजमेंट पूरा वो सब कल्याण के खुद के एम्प्लॉयज करते हैं। इनका क्या है, इनका जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो एक तरीके का काइंड ऑफ B2B मॉडल है। मतलब जैसे फ्रेंचाइजी ने स्टोर ओपन किया, ये पूरा 100% इन्वेंट्री उसकी फिल करते हैं और उसको ये अपने बुक में सेल्स काउंट कर लेते हैं कि हमारा वो सेल हो गया। अब वो कस्टमर को कब सेल हो रही है, कितने कस्टमर आ रहे हैं, वो सब ये डेली बेसिस पे ट्रैक नहीं करते, वो सारा कुछ फ्रेंचाइजी का काम है। मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों इस कंपनी का फ्रेंचाइजी का जो सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट कुछ क्वार्टर में कम हो गया, 7-8% के आसपास आ गया। पहले वो ग्रो करता था 60-70%, और वो उस टाइम पे करता था जब कंपनी फ्रेंचाइजी के न्यू स्टोर्स ओपन कर रही थी। तो जब मैं नया स्टोर ओपन कर रहा हूं तो ऑब्वियसली डे 1 पे मैंने क्योंकि सारी इन्वेंट्री सेल कर दी तो मैं बुक में तो सेल्स काउंट कर लूंगा ना। लेकिन अगर मेरा इन्वेंट्री टर्न अच्छा नहीं है मेरे फ्रेंचाइजी स्टोर के अंदर तो आगे चल के तो मेरा ग्रोथ स्लो होगा। तो वही अब देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक स्टोर्स कम है इनके फ्रेंचाइजी के, और मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल में वही बोला कि अब क्योंकि आगे का एक्सपेंशन का मेन फोकस हमारा उसी पे है, फ्रेंचाइजी मॉडल पे, तो हम वही काम करेंगे कि जो भी ये डेटा वगैरह होता है वो सारा मैनेज करेंगे और एक तरीके का हैंड होल्डिंग करेंगे फ्रेंचाइजी मॉडल पे, ताकि वहां पे हमारा ग्रोथ जो है वो अच्छा हो। इस साल भी जैसे यूपी में ये स्टोर एक्सपैंड कर रहे हैं, 8 to 10 स्टोर्स कंपनी ओपन करने को देख रही है यूपी में, तो वो भी सारा का सारा फोको मॉडल के अंदर होगा। तो फोकस अब इन्होंने बढ़ाया है अपना फ्रेंचाइजी वाले मॉडल के ऊपर। बाकी और तो क्या है, हाँ मार्जिन को लेकर के एक और चीज है। जैसे इस साल का पैट मार्जिन आप देखो, इनका इनका गाइडेंस है 4% प्लस हो सकता है, 4.1-4.2 के अराउंड। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑब्वियसली पैट मार्जिन इंप्रूव होगा। लास्ट ईयर वैसे इनको इन्वेंट्री गेन भी था क्योंकि इनकी हेजिंग पोजीशन बहुत कम थी, आई थिंक 50% या बिलो 50% था। एक क्वार्टर में तो इनको 40-50 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ इन्वेंट्री गेन से आया था, गोल्ड प्राइसेस जो बढ़ गए थे। तो कंपनी कह रही है क्योंकि हमने अब हेजिंग बढ़ा दिया, 70% कर दिया इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में शायद 65% था, और इस ईयर के एंड तक, FY27 के एंड तक हमारा लगभग 70 या 80% बोला इन्होंने हेजिंग हो जाएगा। इस साल के एंड तक 80% हो जाएगा, देन नेक्स्ट ईयर FY28 में पूरा 100% हेज करने को देख रही है कंपनी। तो इन्वेंट्री मतलब जो गोल्ड प्राइस जो फ्लक्चुएट हो रहा है उससे इनके ओवरऑल मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने बोला है नॉर्मलाइज जो पैट मार्जिन है हमारा वो 4% प्लस होगा इस साल FY27 में। रेवेन्यू का गाइडेंस तो उन्होंने सेम मेंटेन रखा है, 12,000 से 13,000 करोड़ का FY27 का। तो पैट मार्जिन इस साल होगा 4% प्लस। लेकिन नेक्स्ट 2-3 इयर्स में भी अगर आप देखोगे ना तो पैट मार्जिन के बहुत अच्छे लीवर्स हैं कि वो और इंप्रूव हो सकता है। उसमें एक तो लीवर वही हो गया कि आप डेट रिड्यूस कर रहे हो, डेट रिडक्शन कर रहे हो। अच्छा, डेट रिडक्शन में भी एक और चीज है, जैसे ये 1500-1600 करोड़ का डेट 500 to 600 करोड़ लेके आने को देख रहे हैं, तो एक तो डेट कम होगा ओवरऑल, प्लस जो नेचर ऑफ डेट है वो भी चेंज हो जाएगा।
अभी क्योंकि 1200-1300 करोड़ जो इनका डेट है ना वो नॉन जीएमएल है, जिसपे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा लगता है, 10%, 11%, 12% लगता है कहीं कहीं तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर। जो जीएमएल है वो सिर्फ 300-400 करोड़ है, जीएमएल पे आपका इंटरेस्ट कॉस्ट लगता है आपका 3 से 4%। तो कंपनी कह रही है जो 500 to 600 करोड़ हमारा डेट होगा ना अगले 2-3 साल में, वो सिर्फ जीएमएल होगा, नॉन जीएमएल हम पूरा हटा देंगे जैसे कल्याण ने किया। तो डेट आप रिड्यूस करोगे, इंटरेस्ट कॉस्ट आपका और कम हो जाएगा, वो भी एक तरीके से पैट मार्जिन को बूस्ट करेगा, आपके आरओई आरओसी के नंबर्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। प्लस इसके साथ में प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज होगा। जैसे अभी आप इनका आउटसाइड महाराष्ट्र देखोगे, जो ये यूपी में, एमपी में, दिल्ली एनसीआर में जो इनके स्टोर्स हैं, उनमें स्टड रेशियो ना 15 to 18% है, और इनके महाराष्ट्र में जो स्टड रेशियो है वो बहुत कम है, सिंगल डिजिट के अंदर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आउटसाइड महाराष्ट्र जो अभी स्टोर्स हैं उनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है, 3%। तो जैसे जैसे आप इंक्रीमेंटल ज्यादा स्टोर्स वहां पे ओपन करोगे, प्लस एग्जिस्टिंग स्टोर्स मैच्योर होते जाएंगे, ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो वो भी आपके स्टड रेशियो को और आगे बढ़ाएगा और आपके मार्जिन वहां से भी बढ़ेंगे। एंड तीसरा एक और मार्जिन का एक और इनके पास में पॉजिटिव चीज क्या है कि जो इनका वो लाइफस्टाइल वाला ब्रांड है, लाइफस्टाइल बाय पीएनजी, उसमें इन्होंने स्टार्टिंग में ना एक गलती करी थी कि 80% इन्वेंट्री इन्होंने गोल्ड का रखा था जब उसको स्टार्ट किया, और सिर्फ 20% ये स्टड ज्वेलरी था। जबकि इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स को आप देखोगे तो वो उल्टा करते हैं, जैसे टाइटन के जितने भी ये फैशन ज्वेलरी के ब्रांड्स हैं, या कल्याण का वो कैंडील वाला जो ब्रांड है, सैनको का जो सैनीज ब्रांड है, सबका आप देखोगे जो ज्यादा फोकस होता है उनका वो स्टड ज्वेलरी की तरफ होता है, फैशन ज्वेलरी वाले ब्रांड में। और उनका स्टड रेशियो भी बहुत हाई है, 40 से लेकर के 50-60% के बीच में। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ये गलती करी, फिर बीच में इन्होंने ये कोर्स करेक्शन किया जब इनको कस्टमर से फीडबैक आया और बाकी जगह से इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया। तो अब इनका फोकस है कि हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 80% इन्वेंट्री स्टड ज्वेलरी होगी और सिर्फ 20% गोल्ड होगा। इसीलिए स्टड रेशियो इनका उस बिजनेस में भी अभी कम है, इंप्रूव हुआ है, 32-33% है, लेकिन इंडस्ट्री में बाकी लोगों से आप देखो जो 40s में है, 50-60% है, उनसे अभी भी बहुत कम है। तो जैसे जैसे उसका इन्वेंट्री मिक्स बढ़ता जाएगा स्टड ज्वेलरी की तरफ, वैसे वैसे कंपनी के स्टड रेशियो भी और इंप्रूव होगा और वहां से भी कंपनी का एक मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो वही इनकी मैनेजमेंट ने भी बोला कि FY29 तक हमारा जो ओवरऑल पैट मार्जिन है ना वो 4.5 से 4.7-4.8% तक जा सकता है। ये कंजर्वेटिव गाइडेंस है, इससे ज्यादा भी अच्छा कर सकती है कंपनी। तो ये सारी चीजें बन रही हैं पीएन गडगिल की, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छा करेगी इस साल, Q1 का भी स्टार्ट काफी अच्छा हुआ है, बाकी मार्जिन को लेकर के भी काफी पॉजिटिव लीवर्स है, और अगले 3 साल का डायरेक्शन भी अगर हम देखें तो अच्छा लगता है। अब अगर आप मतलब बेस केस भी इनका अज्यूम करके चलो ना कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो आपका गाइडेंस है उसके आसपास भी अगर आपने डिलीवर कर दिया FY27 के अंदर, तो कंपनी का पैट इस साल का बहुत आराम से 580 to 600 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो फॉरवर्ड पी आपका हो गया 13 या 14-15 के अराउंड। अभी भी वैसे लो पी भी है, 20-21 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करंट पी आप देखो, फॉरवर्ड पी और सस्ता है 13 से 15 के आसपास। तो मतलब री रेटिंग का बहुत सॉलिड पोटेंशियल है अभी भी, क्योंकि कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में ये बिजनेस जो है 25-30% के आसपास की टॉप लाइन और प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। हाँ, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि इसको 40 का पी मिल जाना चाहिए कल्याण की तरह या टाइटन की तरह वो 70-80 का पी, वो तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। लेकिन जो कंसिस्टेंसी इन्होंने अभी तक अपने नंबर्स में दिखाई है, और लिस्टिंग से अगर आप देखो तो लगभग इन्होंने सारे गाइडेंस अचीव करे हैं, जो जो इन्होंने कमिटमेंट दिया कि जैसे वो अदर बुलियन वाला सेगमेंट है उसको हम हटाएंगे, वो इन्होंने हर एक क्वार्टर में एग्जीक्यूट करते गए। स्टोर एक्सपेंशन का हर साल जो गाइडेंस दिया उसको इन्होंने अचीव किया है। स्टड रेशियो का जो इन्होंने गाइडेंस दिया था कि जब लिस्ट हुआ था तब तो 6-7% का स्टड रेशियो था, और अभी 11% के आसपास पहुंच गए। तो गाइडेंस तो कंसिस्टेंटली मैनेजमेंट डिलीवर कर रहा है, नंबर्स भी कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर के अंदर आ रहे हैं। तो मतलब 13, 14, 15 का पी तो ऑब्वियसली डिजर्व नहीं करता ऐसा बिजनेस जिसकी अर्निंग ग्रोथ कंसिस्टेंट हो, मतलब 25-30%, और आगे का आउटलुक इतना अच्छा लग रहा हो। तो बस ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, जो नंबर्स इन्होंने गाइड करे हैं वो कंपनी एग्जीक्यूट कर ले, तो रेटिंग का काफी अच्छा स्कोप है पीएन गडगिल का। और अगर आप लास्ट 1 मंथ में देखो तो थोड़ी बहुत रेटिंग हुई भी है, इनकी भी हुई है एंड कल्याण की भी हुई है। कल्याण को मतलब जो हम हर एक क्वार्टर में डिस्कस करते थे कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन स्टॉक बिल्कुल लो पे खड़ा है, हाई जो था उसका 800 का, वहां से 400, 500, अभी तो 350 पे आ गया था जब हमने बिजनेस अपडेट डिस्कस किया था। पर मेन पॉइंट वही था कि आप हर एक क्वार्टर में देखो नंबर्स कंसिस्टेंट है। अब किसी एक क्वार्टर में कोई दूसरा या तीसरा बिजनेस किसी एक मैट्रिक पे 3-4-5% एक्स्ट्रा कर देता है, कल्याण का 3-4-5% कम हो जाता है, या किसी भी और बिजनेस का, तो उससे वो बिजनेस खराब नहीं हो जाता। वो ये हमने बिजनेस अपडेट के वीडियो में भी डिस्कस किया था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि स्टॉक बढ़ गया इसलिए, आप वो वाला वीडियो देखो, तब भी हमने यही डिस्कस किया था। तब भी उसका बिजनेस अपडेट आने से पहले स्टॉक शायद 400 के आसपास था, और बिजनेस अपडेट आया, स्टॉक करेक्ट हुआ, 340 या 350 तक गया था। तो मार्केट में यही चला था ना कि बाकी
बाकी बिजनेसेस ने उसको आउट परफॉर्म कर दिया और इसीलिए कल्याण को मार्केट ने पनिश किया, और वहां से आप देखो 1 महीने में पूरी स्टोरी चेंज हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टोरी चेंज होगी तो आज आके मैं बोल रहा हूँ, हम तो हर एक क्वार्टर में यही डिस्कस करते थे कि नंबर्स में, मतलब अगर मैं देखूं तो लास्ट 4-5 ईयर्स में इस पूरे रिटेल ज्वेलरी स्पेस में कल्याण से मतलब उसके जितना कंसिस्टेंट कोई और प्लेयर रहा नहीं है। चाहे आप टॉप लाइन ग्रोथ देखो, मार्जिन देखो, आरओई आरओसी का नंबर देखो, सिंगल डिजिट में होता था उस कंपनी का, आज वो हाई 20s में है। चाहे आरओई का नंबर देखो, आरओसी का नंबर देखो, स्टोर एक्सपेंशन देखो, नया ब्रांड जो लॉन्च किया उसका स्केल अप देखो, वो भी ब्रेक इवन कर दिया, वो भी इस साल प्रॉफिटेबल हो जाएगा, वो भी अब टॉप लाइन में कंपनी का कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हर एक चीज पे तो वो कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है। अब किसी एक क्वार्टर में किसी दूसरे बिजनेस ने 3-4-5% ग्रोथ एक्स्ट्रा कर दिया और किसी दूसरे का ग्रोथ कम हो गया, तो उसकी वजह से हम उस स्टॉक को खराब नहीं बोल सकते, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्टॉक अब कम अच्छा हो गया। मतलब ऐसे तो आप देखो तो सेंको गोल्ड का ग्रोथ इस क्वार्टर में शायद 60 या 65% के अराउंड है, पीएन गडगिल से भी अच्छा है। तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं पीएन गडगिल से जम करके अब सेंको की तरफ चले जाऊं, अगले क्वार्टर में वापस अगर सेंको ने थोड़ा खराब किया, पीएन गडगिल का ग्रोथ बढ़ गया, तो मैं वापस से पीएन गडगिल की तरफ चला जाऊं। मतलब इस तरीके से तो मैं किसी स्टॉक में जर्नी ही नहीं ले पाऊंगा। हाँ, अगर मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसी 2-3 चीजें हैं बिजनेस के अंदर जो आगे चल के इस बिजनेस की ग्रोथ को मतलब परमानेंटली स्लो डाउन कर सकती है। परमानेंटली मतलब कम से कम 1 साल का तो स्लो डाउन आएगा बिजनेस की ग्रोथ में, या फिर मान लो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इंपैक्ट आएगा, या फिर कैपेक्स का कोई उन्होंने गाइडेंस दिया है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, या फिर मान लो सडनली वर्किंग कैपिटल इतना बढ़ गया कि इनके आरओई आरओसी पे इंपैक्ट पड़ेगा और फिर इनको कैपिटल रेज करना पड़ेगा। अगर ये इनमें से कुछ ऐसी चीजें मुझे दिख रही है जो हो सकता है अगले 2-3 क्वार्टर्स के अंदर हो, तब ऑब्वियसली मैं अपना व्यू चेंज कर सकता हूं। सिर्फ एक मैट्रिक देख के, वो भी एक क्वार्टर के बेसिस पे, किसी ने 2-3% एक्स्ट्रा कर दिया, किसी ने कम कर दिया, आई मीन उससे कोई भी स्टॉक, कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता। चाहे आप कल्याण देख लो या नुवामा को देख लो, वो एक और अच्छा एग्जांपल है। जब से ये स्लो डाउन हुआ मार्केट के अंदर, तब से हम देख रहे हैं ना, जितने भी कैपिटल मार्केट के बिजनेसेस हैं सबके नंबर्स खराब हुए। नुवामा एक टाइम पे 40-50% पे ग्रो करता था, उसका भी आप देखो लास्ट क्वार्टर या लास्ट टू लास्ट क्वार्टर देखो, कंपनी 40-50% से कम होते होते 30%, 25%, फिर तो सिंगल डिजिट का ग्रोथ आने लगा। लेकिन हमने हर रिजल्ट में यही डिस्कस किया कि एक्चुअली में बिजनेस परफॉर्मेंस खराब नहीं है, एक तो आपका एक्सटर्नल मार्केट खराब है, दूसरा अगर मैं वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को देख रहा हूं तो मुझे उसका वेल्थ बिजनेस देखना है, मुझे उसका एएमसी बिजनेस देखना है। जो कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी का, वो तो हाई बेस की वजह से उसमें ये इंपैक्ट आया है। और मैं अगर नुवामा में इन्वेस्ट कर रहा हूं या मोतीलाल में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ उसके कैपिटल मार्केट के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा। उस मतलब अगर मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे इन्वेस्ट करना है तो फिर तो मेरे पास मार्केट में और भी ऑप्शंस है ना। मैं अगर बेट कर रहा हूं उसके वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन के ऊपर, तो मुझे तो ये देखना है ना कि नेट इनफ्लो का नंबर कैसा है, वो कंसिस्टेंट है नहीं है, वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, फ्रेश फ्लो किस तरीके का आ रहा है, कस्टमर रिटेंशन है या नहीं है, एएमसी वाला बिजनेस कैसा कर रहा है, कंपनी नई स्कीम लॉन्च कर रही है और उसमें फंड रेज जितना उनका टारगेट है वो हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सारी चीजों पर अगर वो कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं, तो आई मीन एक्सटर्नल चीजों की वजह से अगर थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया भी है 1-2 क्वार्टर में, और साथ में वैल्यूएशन मेरे मेरे फेवर में है। हाँ, अगर तो होता कि पीयू 70-80 का है किसी बिजनेस का, तब तो जरूर ये चीजें मैटर करती है, थोड़ा बहुत भी मैटर करती है। बट अगर वैल्यूएशन सस्ता है और आपको बिजनेस के जो मेन मैट्रिक्स है वो दिख रहे हैं कि सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब 1-2 क्वार्टर के नंबर पे वहां पे पैनिक करने का कोई पॉइंट बनता नहीं। अभी आप नुवामा को देखो, हाई के आसपास खड़ा है, अगर मैं नंबर्स देखूं तो नंबर्स तो कुछ चेंज हुए नहीं ना। मतलब पिछले 3-4 क्वार्टर के आप नंबर्स देखो, आपको आपको तो यही दिखेगा अगर आप सिर्फ टॉप लाइन देखोगे कि ग्रोथ घटता जा रहा है, तो मतलब फिर तो बिजनेस खराब हो गया। लेकिन मार्केट ने इस परफॉर्मेंस के बाद उसको रिवॉर्ड किया, ऑलमोस्ट हाई के आसपास खड़ा है। अगेन उसमें भी तो हम हर एक क्वार्टर में यही डिस्कस करते थे ना कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेन स्ट्रीट का जो प्रॉब्लम हुआ, जो उनका इतना बड़ा क्लाइंट था, उसकी वजह से भी थोड़े से ग्रोथ में बीच में प्रॉब्लम आया था। लेकिन सारे बिजनेस, सारे मैट्रिक्स तो उनके ठीक कर रहे थे और वही मार्केट ने रिवॉर्ड किया। उनको देखो, वो क्या है, वो दो जो ब्रोकर हैं, आनंद आठी ब्रोकिंग वाला बिजनेस जो है उनका, एंजल वन का जो बिजनेस है, उनमें उनमें भी हमने Q3 में डिस्कस किया था। अब मैं सिर्फ नंबर्स देखता अगर उनके Q3 के, तब तो ना मतलब ग्रोथ तो क्या है, नेगेटिव ग्रोथ थी। प्रॉफिट मार्जिन कितने ज्यादा कंपनी के नीचे हो गए थे लास्ट 1-2 साल के अंदर। तो नंबर्स देख के तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन मेरे को ये तो समझ आ रहा था ना कि जो वर्स्ट चीज होनी थी उनके बिजनेस के साथ में वो हो चुका। सेबी का जो रेगुलेशन आना था, F&O पे जो इंपैक्ट पड़ना था, वो सब हो चुका। अब लो बेस के ऊपर यहां से तो चीजें और बेटर ही होगी। प्लस दोनों कंपनीज ने अपना रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर दिया, लगभग 50% रेवेन्यू उन दोनों का नॉन F&O से आता है। मतलब ब्रोकिंग ही है लेकिन दूसरी चीजों से आता है। और आनंद राठी जो ब्रोकिंग वाली कंपनी है, उनका तो वो MTF से आता है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम से आता है। तो ऑब्वियसली अगर मार्केट में थोड़ी भी रिकवरी आई, प्लस मेरा 50% बिजनेस जो है वो नॉन ब्रोकिंग है या नॉन F&O है, तो मेरे तो ओवरऑल नंबर्स यहां से इंप्रूव ही होंगे ना, क्योंकि वैल्यूएशन मैं बिल्कुल लो पे खड़ा हूं। वही उन दोनों स्टॉक के साथ में भी हुआ। मतलब आप कोई भी बिजनेस पकड़ लो, फ्रेमवर्क सिंपल है।
जब तक आपको क्लियरली नहीं दिख रहा कि हाँ ये कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि उसकी ग्रोथ पक्का स्लो हो सकती है उस कंपनी की, या एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम है, या प्रॉफिटेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, ये जब तक नहीं दिख रहा कि ऐसा कोई ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, तब तक तो कोई मतलब पैनिक करने का पॉइंट ही नहीं है। अगर वैल्यूएशन भी फेवर में है, इसलिए बार बार हम बात करते हैं कि सारी चीजें देखनी है, एक चीज देख करके मतलब ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते। तो खैर जो भी है, ये था पीएन गडगिल का, मतलब आउटलुक इसका अभी भी बहुत अच्छा है। पूरे ज्वेलरी स्पेस में आप देखो पीएन गडगिल, कल्याण अभी भी टॉप बेट्स हैं इन दोनों स्पेस के अंदर। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कैप्री ग्लोबल के ऊपर कि इनके कैसे नंबर्स आए हैं Q1 के। तो कैप्री ग्लोबल का एयूएम ग्रोथ बहुत सॉलिड है, 62% की ग्रोथ है कंपनी के टोटल एयूएम में। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम 79% से ग्रो किया है कंपनी का वाई वाई। Q1 भी इसमें 24% की ग्रोथ है। अब एक चीज आप देखो, एयूएम ग्रो किया है 62%, नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो किया है 79%, यानी जितने रेट से मेरा लोन बुक ग्रो किया है उससे ज्यादा फास्ट रेट से मेरा इंटरेस्ट इनकम ग्रो हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस रेट पे मैं वो लोन देता हूं वो मैंने बढ़ाया होगा, जिसको यील्ड बोलते हैं, तभी तो मेरा इंटरेस्ट इनकम फास्ट रेट पे ग्रो करेगा ना। और ये वाई वाई Q1 दोनों हुआ है। फिर नॉन इंटरेस्ट इनकम, जो इनका फी इनकम वाला एक पूल है जहां पे कार लोन ये ओरिजिनेट करते हैं और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, 28% वाई वाई। Q1 ये गिरा है, लेकिन इसमें कुछ घबराने का नहीं है, क्योंकि Q4 जो है ना, जनवरी फरवरी मार्च, वो आपका इंश्योरेंस वाले कंपनीज के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब आप देखते हो ना, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक तो टैक्स में भी आपको एडवांटेज मिलता है। तो किसी भी बिजनेस को आप देखोगे, Q4 इंश्योरेंस वाला उनका अच्छा ही होगा, Q1 नॉर्मलाइज हो जाएगा, इसीलिए आपको Q1 डिक्लाइन दिख रहा है। वाई वाई अच्छी ग्रोथ है। फिर ओपेक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें 56% की ग्रोथ है। इसका मतलब क्या है, मेरा जो एयूएम है वो 62% पे ग्रो किया, इंटरेस्ट इनकम 79% पे ग्रो किया, बट जो मेरे खर्चे हैं वो सिर्फ 56% पे ग्रो किए हैं, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज मुझे मिला है। और इसीलिए आपको दिखेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 71% पे ग्रो किया है। और पैट तो डबल हो गया, वाई वाई पैट कंपनी का डबल हो गया। कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखो 46 से 44 आ गया, ये 49% था लास्ट ईयर। Q1 वाई वाई दोनों अच्छी इंप्रूवमेंट है। नेट एनपीए कंपनी का वाई वाई तो इंप्रूव हुआ है, लेकिन Q1 ये बड़ा है, आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर आरओई कंपनी का 19% क्रॉस कर गया, मतलब जब से हम ट्रैक कर रहे हैं तब से पहली बार है कि कंपनी का आरओई 19% क्रॉस हुआ है। और आरओए भी 4% क्रॉस कर गया कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर। एक और चीज आप देखो, पैट आया इनका इस क्वार्टर में लगभग 350 करोड़ के आसपास, 350 करोड़। 2 साल पहले का इनका पीएनएल आप देखोगे ना, FY24 का, FY24, हाँ FY24 ही है शायद। तो तब कंपनी का जो टोटल पूरे साल का जो प्रॉफिट था ना, वो 270-280 करोड़ था पूरे साल का। अभी इस एक पर्टिकुलर क्वार्टर में 350 करोड़ का पैट किया इन्होंने, यानी सिर्फ 2 साल के अंदर जो मेरा एनुअल पैट था, वो मैंने मतलब उससे भी ज्यादा 70-80 करोड़ एक्स्ट्रा मैं एक क्वार्टर के अंदर आज पैट बना रहा हूं। उस तरीके से ये बिजनेस स्केल हुआ है पिछले 6-7 क्वार्टर्स के अंदर, अगर हम देखें। देन गोल्ड लोन ऑब्वियसली इनका मेन ग्रोथ लीडर है। अब पहले 37% था, अब आप देखोगे तो 48% जो लोन है इनका वो गोल्ड वाला है। इसने ही पूरे ग्रोथ को ड्राइव किया है, लगभग वाई वाई ये डबल 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 से भी ज्यादा हो गया है, मोर देन 100% ग्रोथ है इसकी। फिर इसके साथ में कंपनी का ईल्ड वगैरह इन्होंने कहीं पे मेंशन किया होगा। हाँ, तो ये ईल्ड आप देखो, एमएसएमई इसमें वाई वाई ईल्ड बढ़ा है, लेकिन Q1 इसका ईल्ड कम हुआ है। हाउसिंग फाइनेंस इसका भी ईल्ड आप देखोगे लगभग फ्लैट ही है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के जो ईल्ड है ये Q1 नीचे आए हैं, वाई वाई ऑलमोस्ट फ्लैट है। गोल्ड लोन जो है इसका ईल्ड आप देखोगे वाई वाई कितना ज्यादा जंप कर गया, 16.9% था ये लास्ट क्वार्टर में। हम डिस्कस भी करते थे ना इनके कॉन कॉल में रिजल्ट में कि यार सब कुछ तो ठीक है, पर इसका गोल्ड लोन का ईल्ड पिछले 1-2 क्वार्टर से कम हो रहा है। इस क्वार्टर में आप देखो कितना बड़ा जंप है, 16.9 से 18.6, यानी 170 बेसिस पॉइंट या फिर 1.7% का जंप है इसके अंदर। तो इसीलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम इतना फास्ट ग्रो हुआ है। Q1 भी हमने देखा 24-25% की ग्रोथ है, जबकि एयूएम ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं था, तो इसकी वजह से हुआ है वो। अब ये कितना सस्टेनेबल है वो अभी देखते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ बोरिंग देखो कंपनी की 9.7% थी, अभी 9.1% है। ये Q1 और इंप्रूव हुई है, यानी जो रेटिंग अपग्रेड हुई है उसका एडवांटेज मिला है कैप्री ग्लोबल को। और ऑब्वियसली आपका स्प्रेड भी बढ़ेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपके इंप्रूव होंगे इसकी वजह से। देन कॉस्ट वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है इनका। हाँ, एक आप एनपीए देखोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे एमएसएमई हाउसिंग में 20 बेसिस पॉइंट का ग्रॉस एनपीए बढ़ा है Q1, एमएसएमई 10 बेसिस पॉइंट, गोल्ड लोन फ्लैट है एनपीए इसमें। लेकिन कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का जो ये पोर्टफोलियो है इनका, ये थोड़ा सा स्पाइक कर गया, 40 बेसिस पॉइंट का इसमें इंक्रीज है ग्रॉस एनपीए के अंदर Q1 लेवल पे। वाई वाई भी वैसे इंक्रीज है 20 बेसिस पॉइंट, बट Q1 एकदम से ये जंप किया है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का। और तो इनका एक और चीज आप यहाँ पे देखो,
जैसे ऑपरेटिंग पैट हमको इनका दिख रहा है 71% से ग्रो हुआ है, बट जो नेट प्रॉफिट है वो डबल हो गया। तो उसमें क्या हुआ है, प्रोविजंस ऐसा नहीं है कि कम हुए हैं, प्रोविजंस तो बढ़े हैं, वाई वाई 24% बढ़ गया है, क्यू ऑन क्यू तो 80% बढ़ गया है, लेकिन पैट तो देखो क्यू ऑन क्यू भी आपका 25% से ग्रो किया है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी ज्यादा ग्रोथ है पैट के अंदर क्यू ऑन क्यू लेवल पे भी। वो क्यों है, राइट ऑफ्स की वजह से। तो इनकी जो पुराने लोन की रिकवरी है वो इस क्वार्टर में काफी अच्छी रही है, जिसकी वजह से मतलब राइट ऑफ आप देखो इस क्वार्टर में नेगेटिव रहा है, जबकि पहले के 2 क्वार्टर से मतलब Q1 लास्ट ईयर का और Q4 से आप कंपेयर करो तो बहुत बड़ा गैप है। उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल पैट है ना वो डबल कर गया। अब ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता तो कंपनी का पैट मान लो ग्रो ही नहीं करता या 20-30% की ग्रोथ होती, बिकॉज इसको एक्सक्लूड करके भी शायद 90-92% का पैट ग्रोथ है कंपनी का। पर मेन पॉइंट यहाँ पे देखने का ये है कि जो प्रोविजंस है ना वो कंपनी के बड़े हैं, वाई वाई भी और क्यू ऑन क्यू भी। तो ये नंबर्स हैं इनके। फिर इन्होंने एक जो और सबसे अच्छी चीज करी है वो अपने गाइडेंस को बढ़ाया है, यहाँ पे कहीं इन्होंने मेंशन किया था, पता नहीं कहाँ स्लाइड है वो, बट ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या है, अपने गाइडेंस को बढ़ाया है। तो पहले इनका टारगेट था कि FY28 तक हम 50,000 करोड़ का AUM करेंगे, फिर उसको बढ़ा करके इन्होंने 55,000 करोड़ किया है, अब उसको भी बढ़ा दिया, 65,000 करोड़ का इनका गाइडेंस है बाय FY28। तो 40,000 करोड़ अभी हो चुका है ऑलरेडी, यानी कंपनी 33-34% का ग्रोथ कैगर टारगेट कर रही है FY28 तक, तो वो गाइडेंस बढ़ा दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा जो अच्छी चीज है, जो मुझे जो गाइडेंस देख करके मजा आया, वो है इनका ROE का गाइडेंस। तो ये कंपनी पहले ROE टारगेट होता था इनका 16 से 18% का, और वो लास्ट क्वार्टर तक पहुंच चुका था। इस क्वार्टर में ROE आया है 19%, और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी बढ़ा दिया। अब इनका बोलना है कि ROE हम 19 से 20% का टारगेट रख रहे हैं कंसिस्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में हमको ये ROE नंबर डिलीवर करना है, ये हमारा टारगेट है। ROE भी बढ़ा दिया। ROE पहले इनका टारगेट होता था 4% के आसपास, बिलो 4%, अब कंपनी बोल रही है 4.2 से 4.7% का, यानी 4.5% प्लस ROE हम टारगेट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली डिलीवर करने का। तो ये जो 2-3 इन्होंने गाइडेंस के पॉइंट दिए हैं वो बहुत अच्छा है। AUM ग्रोथ एक तो बढ़ा दिया इन्होंने उसका गाइडेंस, दूसरा ROE का और ROA का। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं कैप्री ग्लोबल के। अब कॉन कॉल मैंने इनका बहुत डिटेल में नहीं सुना है, बट जो थोड़ा बहुत इनका मैंने मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी, तो एक तो इन्होंने बताया कि इनका स्टेज 2 एसेट आप देखोगे ना वो जंप कर गया। स्टेज 2 मतलब स्टेज 1 तो जहां पे मेरे एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है, स्टेज 2 होता है जहां पे कस्टमर ने थोड़ा बहुत EMI डिफॉल्ट किया, 30+ आप बोल लो एक तरीके का। तो वो वाला जो बुक है ना वो 50% बढ़ गया इनका क्यू ऑन क्यू लेवल पे, वाई वाई नहीं, क्यू ऑन क्यू। 800 करोड़ था शायद लास्ट क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में 1200 करोड़ हो गया है। तो मैनेजमेंट ने उसको एक्सप्लेन किया कि वो जो बढ़ा है ना, पहला रीजन एक तो वो Q1 सीजनैलिटी होती है, और जैसे हम हर एक लेंडर के साथ में बात करते हैं कि Q1 में अगर आपको Q4 के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत डिटेरियोरेशन देखने को मिलता है, DPD का नंबर बढ़ गया, SMA का नंबर बढ़ गया, कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा कम आया, तो उसको लेकर के पैनिक नहीं करना है। ये सारे लेंडर्स के साथ में होता है, क्योंकि Q4 आपका ईयर एंड होता है। तो जितने भी लेंडर्स होते हैं ना उनका टारगेट होता है कि मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, डंडा रखना है एक तरीके से अपने एम्प्लॉयज को, और कलेक्शन पे बहुत ज्यादा काम करना है, ताकि ईयर जो एंड है हमारा वो अच्छे नंबर्स के साथ में हो। Q1 में चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, डिसबर्समेंट भी आपका इतना ज्यादा नहीं होता Q1 में सीजनली, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे लेंडर्स में दिखेगा थोड़े बहुत स्लीपेजेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो बड़ा रीजन वो है जो इनका Q1 स्लीपेज बढ़ा है। दूसरा, कंपनी ने बोला इसमें से जो ज्यादा नंबर जो स्लीपेज आया है ना, जो स्टेज 2 के अंदर आया है, वो आया है गोल्ड लोन वाले पोर्टफोलियो से। और गोल्ड लोन आपका 100% कोलैटरल होता है, तो अगर कल को चल के EMI और डिले होता है तो उसको हम ऑक्शन करके रिकवर कर सकते हैं। तो ये इनका पूरा कमेंट्री रहा है स्टेज 2 के ऊपर। प्लस मैनेजमेंट ने ये भी बोला इसमें से हम ग्रॉस NPA के अंदर ज्यादा फ्लो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इसको स्टेज 2 के अंदर हम कंटेन कर लेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का, जो एकदम से 0.3 से 0.7% चला गया, या 0.4 से 0.7% चला गया। तो वो भी एक तो उन्होंने बोला कि सीजनल होता है वो, अगर आप लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का नंबर देखोगे ना उसमें भी ऐसे ही जंप हुआ था, Q1 एकदम से कंस्ट्रक्शन फाइनेंस बढ़ गया था। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में एक तो चीज ये भी होती है कि टिकट साइज थोड़ा आपका ज्यादा होता है, 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़। तो एक आध पोर्टफोलियो भी अगर आपका थोड़ा सा डिले हो जाए या डिटोरिएट हो जाए तो एकदम से वो नंबर्स को स्पाइक कर देता है। तो वही हुआ है, इनका कहना है कोई एक क्लाइंट का अकाउंट था जो इस क्वार्टर में हमारा वो डिफॉल्ट हुआ है, लेकिन वही कोलैटरल होता है और प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, तो कोई और दूसरा प्लेयर आके उसको टेक ओवर कर लेता है। तो इन्होंने वही बोला है कि जैसे लास्ट ईयर हुआ था, उससे 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 लास्ट ईयर भी हुआ था कि Q1 में थोड़ा सा स्लिप हुआ, लेकिन Q2 Q3 Q4 आते आते हमने उसको रिकवर कर लिया, कंटेन कर लिया। सेम इनका कमेंट्री गाइडेंस इस पे भी है। पूरा ग्रॉस NPA का जो इनका गाइडेंस है वो भी इन्होंने मेंटेन रखा है।
1% के आसपास, मतलब अभी तो ग्रॉस एनपीए शायद 1% से भी कम है। तो इनका कहना है कि उसी के आसपास ग्रॉस एनपीए रहेगा। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी इन्होंने वही रखा है, 70 बेसिस 80 बेसिस पॉइंट। तो जब तक ग्रॉस एनपीए आपको नहीं दिख रहा कि एक्चुअली में बढ़ रहा है, या फिर क्रेडिट कॉस्ट अगर बढ़ना शुरू नहीं हुआ है, तब तक तो मतलब चीजें ठीक है। क्योंकि अगर ये नंबर्स एक्चुअली में खराब है तो आपको Q2 में दिख जाएगा। स्टेज 2 अगर 50% आ गया आपका Q on Q, और अगर वो एक्चुअली में मतलब कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस है उस बुक के अंदर, उस क्वालिटी के अंदर, उन कस्टमर्स के अंदर, तो वो अगले क्वार्टर में आपको दिखेगा कि एनपीए में आ गया। Q2 Q3 में आपको ऑब्वियसली नंबर्स में दिख जाएगा। बट वो नहीं है। ये मुझे क्यों अभी कॉन्फिडेंट आ रहा है, ऑब्वियसली कल को चल के कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम ट्रैक करते हैं। लेकिन मुझे अभी क्यों ये कॉन्फिडेंट आ रहा है कि मैनेजमेंट उसको कंटेन कर सकता है, और मैनेजमेंट भी श्योर है अपने आप में कि मतलब कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं। क्योंकि आप आरओई का गाइडेंस कोई भी मैनेजमेंट तभी बढ़ाता है जब वो इस चीज को लेकर के श्योर हो। एक तो मेरे मार्जिन्स, कि मेरे मार्जिन्स अच्छे रहेंगे, दूसरी मेरी एसेट क्वालिटी। क्योंकि इन दोनों में से कोई भी चीज अगर प्लस माइनस हुई, स्पेशली एसेट क्वालिटी, मार्जिन्स तो चलो फिर भी आप थोड़ा बहुत प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर दोगे, यील्ड थोड़ा बढ़ा दोगे कहीं पे, वो मैनेज कर सकते हो। लेकिन एसेट क्वालिटी अगर आपके कंट्रोल से बाहर गई, तब तो आरओए तो गया तेल लेने, आरओई गया तेल लेने, फिर आप गाइडेंस नहीं बढ़ाओगे। तो कोई भी लेंडर अगर गाइडेंस इंक्रीज कर रहा है, और ये भी थोड़ा बहुत नहीं है, 16-18% का आरओई आप बोल रहे हो, 19-20% हमको कंसिस्टेंटली डिलीवर करना है। हाँ, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि इस क्वार्टर में इन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है, मे बी अभी तक ये श्योर हो, अभी तक इनको भी ना पता हो कि ऐसा कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस है। लेकिन कॉन कॉल अगर आप सुनोगे, जहां तक मैंने सुना और जो इनके नंबर्स देखे, मतलब अभी तक लगता नहीं है कि ऐसा बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर होता है Q2 में तो ऑब्वियसली हम तो ट्रैक कर ही रहे हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। बट अभी तक आप देखो तो चीजें, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में भी, सॉरी लास्ट ईयर Q1 में भी हुआ था, और ये सीजनल होता है, बहुत सारे बाकी लेंडर्स में भी देखने को मिला है। हाँ, कंसिस्टेंट रहेगा, Q2 में भी दोबारा से ये प्रॉब्लम होगा, तब वहां पे डरना है, अभी नहीं। अभी तो चीजें ठीक है, गाइडेंस इन्होंने बढ़ाया है, वो काफी पॉजिटिव है। प्लस मार्जिन को लेकर भी एक और पॉजिटिव चीज बोली इन्होंने। जो हमने गोल्ड डील देखा ना, इनका Q on Q बढ़ गया 170 बेसिस पॉइंट। तो कंपनी कह रही है हमने हमने ना स्मॉल टिकट साइज में भी थोड़ा सा फोकस बढ़ाया है अपना गोल्ड लोन का। क्योंकि गोल्ड लोन आप देखो अभी उस पर बहुत कॉम्पिटिशन है। बड़े बैंक्स हो, छोटे बैंक्स हो, छोटी छोटी एनबीएफसीज हो, सिक्योर्ड एनबीएफसीज हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहाँ पहले करता था, अब उसका भी बुक शायद 100% पे ग्रो कर रहा है। उज्जीवन देखो कितना एग्रेसिवली ब्रांचेस उसमें खोल रहा है। एलएनटी फाइनेंस देखो उसका कितना एग्रेसिव ब्रांच एक्सपेंशन चल रहा है। तो हर कोई एंटर कर गया है, कॉम्पिटिशन वहां बहुत बढ़ गया है। और नॉर्मली देखने को मिल रहा है कि उस गोल्ड लोन के अंदर यील्ड्स अब कम हो रहे हैं लेंडर्स के, इन्होंने यील्ड्स को बढ़ाया है। तो इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट मिक्स अपना थोड़ा चेंज किया है। जो आपके स्मॉल टिकट साइज बोरोवर्स होते हैं, सॉरी जो स्मॉल टिकट साइज होता है सेगमेंट, उसके अंदर थोड़ा एंटर किया है। और कंपनी कह रही है ये यील्ड हमारा थोड़ा और बढ़ सकता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, यानी कि मार्जिन की जो ट्रेजेक्ट्री है वो अपवर्ड ही रहेगी। कॉस्ट ऑफ बोरिंग वैसे ही कम हो गया है, तो मार्जिन बढ़ेंगे, आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। वो भी एक आपके ओवरऑल जो आरओए आरओई के गाइडेंस है उसको बूस्ट करेगा, उसको हेल्प करेगा वो अचीव करने का। तो ये है ओवरऑल कैप्री ग्लोबल का। नंबर्स अच्छे हैं, गाइडेंस काफी अच्छा है। और यहां से अगर आप वैल्यूएशन देखो तो वैसे ही प्राइस टू बुक कम हो चुका है। फॉरवर्ड प्राइस टू बुक आई थिंक इसका भी 2.4 के आसपास आता है। और अगर ये नंबर्स ये कंसिस्टेंटली डिलीवर कर देते हैं 19-20% की आरओई एंड 4% प्लस आरओई, 4.5% के आसपास का आरओई, तो जो मतलब क्योंकि बुक तो इनका 100% सिक्योर्ड है। एक बस वो वॉलेटाइल बुक है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का, बट अभी तक उसको भी इन्होंने अच्छे से मैनेज किया है। तो अगर ये नंबर्स इनके क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर कंसिस्टेंट रहते हैं, तो एक्चुअली में जो ऐसी एनबीएफसी होती है वो कम से कम 3.5 से 4 का प्राइस टू बुक डिजर्व करती है। बट वही है कि मार्केट को थोड़ा सा ट्रस्ट चाहिए। तो कंसिस्टेंसी जैसे जैसे आएगी क्वार्टर्स के अंदर, रेटिंग का पोटेंशियल यहां से भी काफी अच्छा है। ऑलरेडी रीरेट हुआ है, जहां से हम पहले तो हम देखते थे कि स्टॉक बढ़ ही नहीं रहा, वहां से तो रीरेट किया मार्केट ने, प्राइस टू बुक बढ़ा है इसका। बट अभी भी बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि उन्होंने गाइडेंस अपग्रेड कर दिया है। तो वो चीज देखना है बस, आने वाले क्वार्टर्स में भी ये नंबर्स इनके कंसिस्टेंट रहे, रीरेटिंग यहां से भी अच्छा स्कोप लगता है। बाकी इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, और कुछ होगा तो मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा। तो ये था डिस्कशन दोनों कंपनीज पे। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।